हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि हमने सीडीपी यानी कि बाल विकास से लिया है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता। ठीक है, अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, इसमें से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हर सीटेट एग्जाम में आपको लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो जो अधिगम यानी कि जो अक्षमता है, अधिगम अक्षमता है, वो एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में किसी भी प्रकार की कमी को इंगित करता है। ठीक है, अक्षमता यानी कि कमी को इंगित करता है, वो होता है डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता। ठीक है, तो एक ही उम्र के अन्य लोगों की तुलना में मानसिक विकास, सीखने में कठिनाई और कुछ दैनिक कार्यों में दिक्कत आना इस समस्या के संकेत हैं। ठीक है, सपोज दैट बहुत सारे लोग हैं, एक ही उम्र के हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत बच्चे ही हैं, वो एक ही एज के हैं। ठीक है, वो एक साथ हैं और उनमें उनका जो मानसिक विकास है उनका डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको सीखने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, और वो जो उनका खुद का काम है, जो दैनिक क्रियाकलाप है, वो खुद से नहीं कर पाते, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका मतलब कि वो बच्चा जो है वो अक्षम है, उसके अंदर डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो ये होता है अक्षमता। नेक्स्ट है अक्षमता यानी कि जो डिसेबिलिटी है वो तंत्रिका तंत्र की शिथिलता के कारण माना जाता है। ठीक है, इस स्थिति में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तर्क करना या मैथमेटिक्स के स्किल में समस्या आती है। इन डिसेबिलिटी में, लर्निंग डिसेबिलिटी में बालक जो है प्रॉपर सुन नहीं पाता है। ठीक है, बोल नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है चीज़ों को, कोई भी चीज़ हो शुद्ध लिख नहीं पाता है, किसी भी चीज़ पे अपने विचार प्रकट नहीं कर पाता, तर्क नहीं कर पाता। और जो गणित के सवाल होते हैं, मैथमेटिक्स सवाल होते हैं, उसमें वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको देखने को मिलती है, वो सॉल्व नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये डिसेबिलिटीज रहती हैं, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बालक में। ठीक है, नेक्स्ट है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने दिसंबर 2015 को अपने मन की बात कार्यक्रम में विकलांग को दिव्यांग नाम दिया था। पहले लोग जो विकलांग होते थे, जो शारीरिक, मानसिक किसी भी तरीके से अक्षम होते थे, उनके अंदर डिसेबिलिटी होती थी, उन्हें विकलांग बोला जाता था। लेकिन 2015 में मन की बात का जो कार्यक्रम हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें एक नया नाम दिया, दिव्यांग। ठीक है, उनके इस सुझाव के बाद से यह शब्द चलन में आ गया, बहुत ज़्यादा चलन में आ गया। अब ये होता है कि अब लोग विकलांग आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, अब लोग दिव्यांग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको एक अच्छा एक रिस्पेक्ट के तौर पे देखते हैं। ठीक है, उनको ऐसा नहीं फील होने देते कि वो विकलांग है, तो मतलब उनको निगेटिव में नहीं ले जाते हैं। ठीक है, उनको एक मोटिवेट करने के लिए कि वो एक सामान्य पुरुष की तरह ही है, सामान्य लोगों की तरह ही है, वो बिल्कुल अलग नहीं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको एक अच्छी पहचान दी गई दिव्यांग नाम देकर। ठीक है, अब जो ये अक्षमता यानी कि जो डिसेबिलिटी है, इनके कई सारे प्रकार हैं, वो हम प्रकार देख लेते हैं। तो जो पहला प्रकार है वो है दृष्टि अक्षमता यानी कि विजुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, दृष्टि, इसमें क्या होता है कि बालक देख नहीं पाता, शुद्ध रूप से चीज़ों को सही से देख नहीं पाता, अगर देखता भी है तो उसको चीज़ें धुंधली दिखाई पड़ती हैं, या फिर कभी कभी होता है कि उसको जो वर्ड हैं वो उल्टे दिखाई पड़ते हैं, कभी वो बी को डी पढ़ लेता है। ठीक है, सपोज दैट ये बी लिखा तो वो कभी कभी उसको समझता है कि डी लिखा हुआ, डी लिखा होता तो उसको बी पढ़ लेता है। तो यह होती है दृष्टि की अक्षमता यानी कि विजुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है श्रवण अक्षमता यानी कि ऑडिटरी डिसेबिलिटी। श्रवण अक्षमता में क्या होता है कि बालक किसी भी चीज को शुद्ध रूप से सुन नहीं पाता, सुनता तो है कभी कभी, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो जो जिस चीज़ में बात की जा रही है वो कौन सा है, मतलब सही से समझ नहीं पाता, सही से सुन नहीं पाता, उसको चीज़ें बहुत कम सुनाई पड़ती हैं, तो वो होता है श्रवण अक्षमता। थर्ड है मानसिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बालक में उसका जो माइंड होता है, ठीक, वो
प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है तो उसमें भी चीज़ें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बालक में, ठीक है। नेक्स्ट है गामक यानी कि अस्थ व्यंग अक्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि बालक इस अक्षमता में बालक अपने अंगों को शरीर के यानी कि जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं या उसकी संपूर्ण बॉडी होती है उसको सही तरीके से मूव नहीं कर पाता है। कभी उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, कहीं उसका वो एक हाथ से काम नहीं कर पा रहा है, उसके पैर में कोई दिक्कत है तो उस वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा, तो ये होता है अस्थि व्यंग अक्षमता यानी कि जो अस्थियों से संबंधित हो, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी ये होता है कि बच्चा जो है अगर छोटा बच्चा है तो चीज़ों को सीख नहीं पाता, उसको सीखने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, वो होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर बात करेंगे, जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं जिसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे वो आएंगे अधिगम अक्षमता से यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से। तो लर्निंग डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती हैं उन सब की हम बात करेंगे। तो जो पहली लर्निंग डिसेबिलिटी में आती है पहली चीज़ वो होती है डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया जो है वो ऐसी कहेंगे बीमारी कहेंगे, ठीक है, या ऐसा जो है डिसलेक्सिया जो है वो एक डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक बोलने से घबराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी डिसलेक्सिया से पीड़ित है कोई बालक, ठीक है, तो वो बोलने में घबराता है, ठीक है, और कोई भी सेंटेंस लिखा है या कोई भी वर्ड लिखा है तो वो उसको पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। अगर बात कहीं पे आ जाए कि बालक पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने से संबंधित उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे डिसलेक्सिया होगा, ठीक है। पढ़ने से संबंधित और बोलने से संबंधित जो चीज़ें आएंगी वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। उनको जो है जो बालक होते हैं उन्हें जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं उनको धुंधली दिखाई पड़ती हैं जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते। कभी कभी सेंटेंस पढ़ते हुए जाते हैं, वहाँ पे अगर उनको सा मिल जाता है तो उसको वाज पढ़ देते हैं, ठीक है, और वाज रहता है तो उसको सा पढ़ देते हैं, और बी को डी पढ़ देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो उल्टी पढ़ते हैं, ठीक है, चीज़ों को उल्टा करके, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि बी है कि डी है, ये सा है ये वॉज है, मतलब उल्टा सीधा उनके समझ में नहीं आता, जैसे समझ में आता है वो पढ़ देते हैं, ठीक है। इनके जो सिम्टम्स होते हैं कि अक्षरों को उल्टे ढंग से पढ़ना, जैसे कि सा को वॉज हमने ऊपर बताया कि ये अक्षरों को उल्टे ढंग से पढ़ते हैं। शा लिखा हुआ है तो उसको वॉज पढ़ देंगे, बी लिखी हुई है तो उसको डी पढ़ देंगे। तो ऐसे कई सारे अक्षर होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं सही से कि वो क्या सही है क्या गलत है उनमें, क्योंकि उसमें उनमें पढ़ने की डिसेबिलिटी ही होती है तो समझ कहाँ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी पंक्ति को छोड़ देना। अगर वो कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें सेंटेंस में क्या होता है कुछ सेंटेंस छोड़ देते हैं, कोई जैसे इसमें ये 3 लाइनें हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि वो एक लाइन छोड़ दें, ठीक है, दूसरी लाइन पढ़ने लगे, वो एक लाइन पढ़ते पढ़ते चले आ रहे हैं, ये लाइन छोड़ के ये लाइन पढ़ने लगेंगे, तो ये भी डिसेबिलिटी में आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि डिसलेक्सिया में, ठीक है। और नेक्स्ट है वाक्य में आए शब्दों को भी आगे पीछे करके पढ़ना। जो वाक्य होता है बड़ा सेंटेंस है, बड़ा सा वाक्य है, उसमें कुछ वर्ड को छोड़ देते हैं, कुछ वर्ड को वो पहले पढ़ लेते हैं, कुछ को बाद में पढ़ते हैं, तो ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि डिसलेक्सिया का कारण होता है, ठीक है, उनके लक्षण होते हैं। अब ये डिसलेक्सिया होता किन कारणों से है, तो डिसलेक्सिया जो होता है ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति के कारण होता है, ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र संबंधी होता है और ये वंशानुक्रम के द्वारा भी हो जाता है। कभी कभी वंशानुक्रम यानी कि उनके घर में उनके जो परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा होता है जिनमें ये डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है तो बच्चे में भी ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के द्वारा भी होने की चांसेस होते हैं, हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका निवारण है क्या है, ठीक है, इसके सॉल्यूशन क्या है। तो अगर किसी बच्चे को जानना है कि उसमें जो ये डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है वो कैसे है, कहाँ से उसने अडॉप्ट किया है, क्या वो जन्मजात उसको मिली है या फिर उसको अभी जन्म के बाद मिली है, कैसे है, तो वो चीज़ें डिपेंड करती है कि हम देखते कैसे हैं। तो जो परिवार है, पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए, ठीक है। अगर किसी भी बालक का जानना है कि उसको जो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी डिसलेक्सिया है वो कैसे है, तो उसके जो परिवार है उसके परिवार के बारे में जाना जाए, ठीक है, कि उसके फैमिली में उसके बाबा दादा किसी को हुआ तो नहीं है, या मम्मी किसी को, या आजी किसी को भी
मतलब उसकी फैमिली में बैकग्राउंड में जो है वो पिछले बैकग्राउंड का, मतलब जो उसका एक हिस्ट्री इतिहास है उसके पीछे का, तो उनमें तो किसी सदस्य को नहीं हुआ है। और उसका जो भाषा है, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण तथा व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए। व्यक्ति का जो भाषा उसको जानने की कोशिश की जाए कि उसके यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, उसका उच्चारण, उसका उच्चारण समझा जाए, कैसे बोलता है चीज़ों को, उसकी बौद्धिक योग्यता क्या है, ठीक है, और उसका जो व्यवहार है वो कैसा व्यवहार है, उन सारी चीज़ों का जब सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि उस डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम कहाँ से आई उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया आप अगर एक उससे बात करेंगे, डिस्ग्राफिया मतलब एक ट्रिक से अगर जानेंगे, ठीक है, तो अगर ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया में ग्राफ शब्द यूज हो रहा है, तो ग्राफ का जो मतलब होता है वो लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। तो आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये लिखने से संबंधित है। डिस्ग्राफिया कहीं भी आ जाए तो आप समझ लीजिए कि लिखने से संबंधित है। इसमें बच्चा बोले गए शब्दों को लिख नहीं पाता है, ठीक है। डिस्ग्राफिया से जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो लिख नहीं पाता है, और अगर कोई भी सेंटेंस लिखता भी है तो उसकी जो गति होती है बहुत धीमी होती है, और लिखने का जो स्टाइल होता है वो बहुत भद्दा होता है, त्रुटिपूर्ण होता है, ठीक है, चीज़ों को वो गलत लिखता है, और बालक लिखते लिखते बहुत जल्दी थक जाता है, उसके उंगलियों में दर्द होने लगता है। तो ये डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है कि वो इससे ग्रसित है, ठीक है। अब बात करें इसके लक्षण की यानी कि सिम्टम्स की, तो जो लेखन संबंधी कार्य है उसमें कठिनाई होती हैं। अगर बालक डिस्ग्राफिया से ग्रसित है तो उसमें लेखन संबंधी बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, वो लिख नहीं पाएगा, ठीक है, और हाथ दर्द होने लगेगा, और वो सीधी लाइन में नहीं लिख पाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है पेन पकड़ने का तरीका ठीक नहीं होता, मतलब पेन पकड़ने का सबका तरीका अलग अलग होता है, ये बच्चे को सिखाई जाती है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं एक पेन को 2 उंगली से पकड़ते हैं, कुछ होते हैं 3 से पकड़ते हैं, कुछ बच्चे 4 उंगली से पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे 5 उंगलियां उसी में डाल रहते हैं, 5 उंगलियां से पकड़ कर लिखते हैं। तो ये लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं। जो बच्चे, जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है वो सही से लिख नहीं पाते, वो सही से पेन नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अक्षरों को आकार समझने में कठिनाई होती है। जो डिस्ग्राफिया से संबंधित होते हैं बालक, उनसे ग्रसित होते हैं, वो जो अक्षर होते हैं उनका आकार नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य छोड़कर लिखते हैं या पुनरावृत्ति करते हैं। कोई भी वाक्य लिख रहे हैं किसी दूसरे कॉपी से देखकर, तो उसमें पहला वाक्य लिखेंगे, पहला वाक्य तो लिख लेंगे, लेकिन दूसरा वाक्य छोड़ देंगे, तीसरा फिर लिख लेंगे, तो ऐसे कर देते। कभी कभी एक लाइन को लिखते हुए चले गए, दूसरी को लिखा, दूसरी को फिर से दोबारा लिख लेते हैं, तो एक पुनरावृत्ति हो जाती है, हो जाता है मिस्टेक। तो ये डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। अगर बालक डिस्ग्राफिया से ग्रसित है तो ये सारी गलतियां जरूर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया को अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से देखें तो डिस्कैलकुलिया में कैलकुलेट यानी कि कैलकुलेटर की एक ध्वनि निकलती है, ठीक है। कैलकुलेटर से रिलेट करके इसको देखेंगे तो ये जो कैलकुलेटर है वो हम गणित में यूज करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलिया मीन्स गणित, कैलकुलेटर मीन्स गणित, ठीक है। तो इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है। डिस्कैलकुलिया को हम रिलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर यूज होता है गणित में, ठीक है। तो जो डिस्कैलकुलिया है वो गणितीय संबंधी योग्यता है, ठीक है, गणितीय संबंधी विकार है। इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है। ये बच्चे जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग करने में अत्यधिक देरी करते हैं, ठीक है। जो बच्चे डिस्कैलकुलिया से ग्रसित होते हैं वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग कोई भी सवाल हो बहुत देर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। माता पिता इन्हें सुस्त व आलसी कहते हैं। माता पिता समझते हैं कि ये बहुत सुस्त हैं, बहुत आलसी हैं, ठीक है। गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में इनका कार्य ठीक होता है। देखिए अगर वो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित हैं तो गणित में कमजोर होंगे, बाकी अन्य सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स की बात करें तो जो गणितीय कार्य करने में कठिनाई होती है, आपने ऊपर देखा, गणित के जो सवाल हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सॉल्व करते हैं तो बहुत स्लो में करते हैं। नेक्स्ट संख्याओं को पहचानने में समस्या। जो गणित की जो संख्याएं होती हैं उनको पहचानने में उनको प्रॉब्लम होती है। बड़ा, छोटा, परिधि, क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाई होना। जो छोटा बड़ा होता है, जैसे छोटा हो गया, बड़ा हो गया,
परिध हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इन सब को समझने में बालक को कठिनाई होती है अगर वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है तब। ठीक है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कठिनाइयाँ, कहीं भी कोई भी सामान लेने जा रहा तो वो काउंट नहीं कर पाता कि हमें कितना देना, कितना वापस लेना है, उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। इसकी बात करें उपचार की, तो इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास कराया जाए। ठीक है। इन बच्चों अगर डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाए गणित का, एवं खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से सिखाया जाए। बच्चों को गणित जो है, गणित का जो अभ्यास है खेल की विधि से, ठीक है, या प्रश्न किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर उनके जो वास्तविक जीवन, उनका रियल लाइफ से जोड़ के देखा जाए। ठीक है। उनके जो उनका खुद का लाइफ होता है उसे कनेक्ट करके बताएंगे चीज़ों को, तो वो बच्चा बहुत आसानी से समझ पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिसमोर्फिया। इसमें बच्चा भ्रमित हो जाता है। ठीक है। अब इसमें समझेंगे कि डिसमोर्फिया में मोरफिया यानी कि मोर की एक ध्वनि आती है। ठीक है। मोर, तो मोर से संबंधित यह है कि जब बालक डिसमोर्फिया से ग्रसित होता है तो मोर, यहाँ पे मोर और एक मोर जैसा दिखता है मुर्गा। ठीक है। इन सब में, इन दोनों में व्यक्ति क्या है, अंतर नहीं समझ पाता है कि कौन सी चीज़ें, मोर और मुर्गा उसको एक जैसे समझ में आती है। ठीक है। तो वो भ्रमित होता है कि इसमें मोर और मुर्गा में कौन सा मोर है कौन सा मुर्गा है, देखने में तो दोनों एक जैसे लगती है। अगर हम बात करें अन्य जानवर की, जैसे आपको कुछ बच्चे होते हैं कि एक आप कुत्ता, जैसे कुत्ता होता है एक जैसा दिखता है ना, कुत्ता हो गया, और आप बकरी को भी ले सकते हैं, कुत्ता और बकरी समथिंग 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 एक जैसी लगती हैं। ठीक है। तो उसमें भी बच्चे बहुत कम समझ पाएंगे। अगर हम एक और जानवर की बात करें कि एक जंगल में रहता है सियार, आप अगर सियार को जानते हो, ठीक है, तो सियार और जो कुत्ता होता है वो सब लगभग लगभग एक जैसे मिलते हैं। तो बालक कभी कभी नहीं समझ पाता कि कौन सा इसमें कुत्ता कौन सा सियार है। ठीक है। तो उसमें डिसमोर्फिया से अगर ग्रसित है तो बालक नहीं समझ पाएगा कौन सा कुत्ता है कौन सा सियार है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। ठीक है। उसमें भ्रमित रहता है बालक। ठीक है। उसके शारीरिक बनावट को देखकर वो चीज़ों को पहचान नहीं पाता। देखिए वहाँ पे अगर बात करें कुत्ता और सियार की, तो दोनों की जो शारीरिक बनावट होती है समथिंग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं उसमें, लगभग एक जैसी होती हैं। तो वो बच्चा पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो डिसमोर्फिया से ग्रसित है कहीं ना कहीं। ठीक है। नेक्स्ट इसके उपचार की बात करें तो बच्चे को प्रायोगिक रूप से समझाया जाए। ठीक है। और जो भी बच्चा है अगर उसमें डिसमोर्फिया की प्रॉब्लम है तो उसको प्रयोग करके सिखाया जाए, चीज़ों को रिलेट करके सिखाया जाए, दिखा कर उसके पिक्चर दिखाया जाए उनको, उनके जिन चीज़ों में वो भ्रमित होता है तो उन चीज़ों को रियल में दिखाया जाए चीज़ें। ठीक है। तब वो समझ पाएगा। बच्चे को टीएलएम के माध्यम से सिखाया जाए। कोई भी बालक है अगर वो चीज़ें भ्रमित हो रहा है, समझ नहीं पा रहा चीज़ों को, तो उसको टीएलएम के माध्यम से छोटी छोटी वस्तुएं आती हैं उनसे उनको दिखाया जाए तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्फेजिया। यह जो है भाषा संबंधित विकार है। इसमें बच्चा अपने विचारों को शुद्ध रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। डिस्फेजिया, फेजिया मीन्स फंस जाता है, अपने भाषा को बोलने में फंसता है, यानी कि बोल नहीं पाता है, रुक जाता है, फंस जाता है, तो वो होता है डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया को आप फंस से संबंधित आप रिलेट करके देखेंगे तो भाषा से संबंधित है। ठीक है। डिस्फेजिया मीन्स फंस जाना, भाषा बोलते समय फंस जाना। ठीक है। तो यह होता है भाषा संबंधित विकार। इसके उपचार की बात करें तो इसमें बच्चे को किताब पढ़ाने का बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। बच्चों से ज़्यादा किताब पढ़वानी चाहिए ताकि बच्चे सेंटेंस को, वर्ड को शुद्ध रूप से उच्चारण कर पाएँ। ठीक है। ताकि भाषा का उच्चारण शुद्ध रूप से कर सके, है ना। अगर वो बच्चे किताब पढ़ेंगे और तेज आवाज़ में पढ़ेंगे, पर डे पढ़ेंगे, उनका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो जो उनके वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उनका जो उच्चारण है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। और उन्हें बोलकर पढ़ने का बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि वो मन में पढ़ें, शोर ना करें। उनको जितनी लाउड में वो पढ़ना चाहते हैं उतने लाउड में उनको पढ़कर बढ़ावा देना चाहिए। उनको बोल बोल कर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। यह शारीरिक कौशल,
संबंधित विकार है। ठीक है, यह जो विकार है वो शारीरिक कौशल से संबंधित है। इसमें व्यक्ति हाथ व आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया ऐसा शारीरिक कौशल है जिसमें बालक अपने हाथों को या जो हाथ या आंख है, मतलब अपने हाथ उसकी और आंख के बीच समन्वय नहीं बना पाता। ठीक है, संतुलन नहीं कर पाता। मतलब कोई भी चीज है तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है बच्चा, और किसी ने गेंद फेंकी उसकी तरफ, तो वो हाथ से गेंद तो ले लेगा, लेकिन वो गेंद की तरफ देखेगा नहीं, देखेगा कहीं और कैच करने की कोशिश करेगा, बट वो सही से देख नहीं पाएगा गेंद को, तो वो संतुलन नहीं बना पाएगा हाथ और आंख के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है ये बच्चे के तनाव से संबंधित विकार है। ठीक है, डिस्थीमिया जो है इसमें बालक अधिगम से प्रभावित होता है, यानी कि लर्निंग से प्रभावित होता है। बच्चा जब तनाव से अगर ग्रसित है तो वो चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तनाव से संबंधित जो विकार है वो डिस्थीमिया। थीमिया से आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे तनाव से। ठीक है, तो जो डिस्थीमिया है वो तनाव से संबंधित विकार है। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एक बार में ना समझ में आया, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, लेकिन अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गतिमान अक्षमता, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति अपने मांसपेशियों का संचालन नहीं कर पाता है। जैसे कि बालक पूर्ण रूप से चल नहीं पाता है। कभी छोटे बच्चे होते हैं ना कि अगर उसमें गतिमान क्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या कोई भी है, तो वो अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर पाते, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, कूद नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, और बोलने में तो असमर्थ होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी उनके अंदर है तो वो अपने मांसपेशियों का संचालन पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ADHD। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कि जो ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति यानी कि ADHD है, अटेंशन डिफिक्ट हाइपरसिटी डिसऑर्डर। ठीक है, ADHD, इसे सामान्य भाषा में ADHD कहते हैं। ठीक है, इन बच्चों में आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है। ADHD यानी अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म ADHD का। ठीक है, इसे सामान्य भाषा में ADHD कहते हैं। इन बच्चों में आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है। ठीक है, इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, इस कारण कक्षा में अनुशासनहीनता करते हैं तथा शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालक जो है, इस बीमारी से ग्रसित बालक आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर स्कूल में मिल जाएंगे, हर क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनको जो ध्यान होता है, वो कंसंट्रेशन होता है, वो नहीं बना पाते अपने पढ़ाई के बीच में। ठीक है, ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो क्लास में बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं। ठीक है, और पढ़ाई करने में दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं। ADHD वाले बालक जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। ठीक है, इसमें असामान्य स्तर का ध्यान, आवेग तथा अतिक्रियाशीलता सम्मिलित है। मतलब बच्चा कुछ ज़्यादा एक्टिविटी करता है, फालतू की एक्टिविटी करता है, इधर से उधर चीज़ों को, किसी के बुक खींच रहा है, किसी की बाल खींच रहा है, किसी की चोटी खींच रहा है, तो ये सारी चीज़ें बालक इस अगर ADHD से ग्रसित है तो जरूर करता है। ये बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों तथा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाया जाता है। प्रायः हमने देखा है कि जो प्राथमिक स्तर पे बच्चे होते हैं, अगर उनमें ADHD की जो प्रॉब्लम्स है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाया जाता है। लड़के ज़्यादा शैतानी करते, लड़कियां थोड़ी शांत स्वभाव की होती है, उनमें ये प्रॉब्लम्स बहुत कम देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम जो है ADHD की, वो लड़कों में अधिक देखने को मिलती है। आप भी देखते होंगे अपने आसपास की जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा शरारती होते हैं, है ना। नेक्स्ट है RPWD, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये जो एक्ट है ये 2016 में आया था। ठीक है, लेकिन जो लागू हुआ था ये 15 जून 2017 को लागू हुआ। आया तो 2016 में था, लेकिन लागू 2017 में, यानी कि 15 जून 2017 को हुआ था। इससे पहले 1995 में PWD के रूप में रिवाइज किया गया था। ठीक है, 1995 में PWD के रूप में रिवाइज किया गया था।
इस एक्ट में 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था। ठीक है, RPWD जब एक्ट लागू हुआ था तो इसमें जो अक्षमता है उनको 21 अक्षमताओं को शामिल किया गया था। इससे पहले जो था उसमें 7 यानी कि 7 डिसेबिलिटी थी। ठीक है, इससे पहले 7 थी, उसके बाद दोबारा जब लागू किया गया तो इसमें 21 डिसेबिलिटी यानी कि 21 अक्षमताएं शामिल की गई हैं। बात करें कि दिव्यांग बच्चों के जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता मिले और उनसे भेदभाव न किया जाए। ठीक है, जब ये RPWD एक्ट लागू हुआ तो उसमें कुछ नियम बनाए गए दिव्यांगों के लिए कि जो दिव्यांग पर्सन है उनको भी सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार मिले। ठीक है, और उनके साथ समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। शायद इसी वजह से अपने हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हुए थे या हैं अभी, उन्होंने विकलांग को दिव्यांग शब्द दिया है इसी वजह से, ताकि उनको समानता मिले और समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। इसीलिए माननीय मोदी जी ने ये दिव्यांग बहुत बड़ा शब्द माना जाएगा, एक तरह से कहेंगे, ये शब्द उन्होंने दिया है। ठीक है, दिव्यांग, कि उनको किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए उनके साथ समाज में। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे बच्चों को किताबें और TLM आदि उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो अक्षम होते हैं सीखने में, उनको TLM के माध्यम से चीज़ें सिखाई जाए। ठीक है, ताकि वो खेल खेल में चीज़ें सीख पाएँ। एग्ज़ाम में उन्हें पेपर हल करने के लिए अधिक समय दिया जाए, ऐसा होता भी है। ठीक है, अब जो है अगर कोई कहीं भी दिव्यांग है जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया भी जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम देने का जो नियम आया है वो RPWD एक्ट के तहत ही आया है। ठीक है, नेक्स्ट है जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका हर साल सर्वे करना जाना चाहिए। ठीक है, सर्वे करना चाहिए हर साल। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं कि ड्रॉप आउट कर दिए हों, स्कूल ना जा रहे हों, स्कूल छोड़ दिए हों, तो उनका भी सर्वे करना चाहिए कि वो उनका कंटिन्यूसली वो पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई छोड़े नहीं। ठीक है, तो उसका सर्वे भी करना चाहिए कि जितने बच्चे एडमिशन लिए थे, जितने दिव्यांग बच्चे एडमिशन लिए थे स्कूल में, क्या वो हमेशा आ रहे हैं, पर्टिकुलर आ रहे हैं पढ़ाई करने, या फिर ड्रॉप आउट कर दिए हैं। तो इन सब चीज़ों का एक सर्वे भी होना चाहिए, ऐसा RPWD एक्ट के तहत ये नियम है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं ये डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि हमने आज के टॉपिक में देखी है, और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करिएगा, जितनी बार हो सके आप देखिए, लेकिन चीज़ों को बिल्कुल समझिए, रखिए माइंड में क्लियर। ठीक है, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। और हाँ, यदि आप सभी लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट कोई भी टॉपिक अगर हम लाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, कोई भी टॉपिक स्किप ना हो पाए और आप CTET के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला पाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।